अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है। पता है मैं कहाँ बिजी था? किधर? हम चेयरमैन सेनेट की मरात के हवाले से कल जो तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे ना, जिस पे सर्टनली हमारा निशाना तमाम सेनेटर्स नहीं थे, इस पे बड़े मेहनती लोग भी शामिल हैं जिनका बैकग्राउंड उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल से इस स्टेज तक पहुँचे हैं। उनको इस फहरिस्त से निकाल कर अगेन ये जो अफसोसनाक एंड इफ़ यू वांट टू कॉल इट शर्मनाक मरात का बिल पेश किया गया है, इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात मुझ तक पहुंची, जिसमें बहरूने मुल्क दौरों में जिस होटल में चाहेंगे स्वीट में भी रह सकेंगे महाराज। हाउ स्वीट इज दैट? भाई कहने का मतलब है ये एवरीथिंग नीड्स टू बी जस्टिफाइड। तो जो कल हम बात कर रहे थे और उसके बाद पूरा दिन ही ये बात होती रही, तो ये कुछ बैलेंस आउट नहीं हो रही है। आपने बात की कि सम आर नॉट वेरी फाइनेंशियली वेल ऑफ एंड ऑल दैट, व्हाटएवर इट इज। जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आपका काम खत्म हो गया, आप खुदाफिज नहीं, ये चेयरमैन के लिए मराद। अच्छा, ये सिर्फ चेयरमैन वाले हैं? अच्छा, वैसे तो हम बाकी सारी चीज़ों की भी बात कर रहे थे। We'll talk in detail. आज भी हम उस पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहती है, वो भी इस बिल में सिग्नेटरी है। सो फारूक एच नाइक या रज़ा रब्बानी साहब। लेकिन आपने शहरी रहमान साहिबा का ट्वीट कल पढ़ा था जो कि कह रही थी कि इट विल मोस्ट प्रॉब्ली नॉट पास थ्रू नेशनल असेंबली। होपफुली तो उनका ये कहना था कि अभी सारे बेसिकली सारों का ये कहना है कि अभी इतना राइलअप ना हो, पढ़ लें इसको, देख लें। राइलअप क्यों हुए लोग? क्योंकि एक तरफ 130 नौजवान हमारे अपने बच्चे ऐसे हैं जो समंदर में डूबकर शहीद हो गए, इनका कुछ पता नहीं लग रहा, मोस्ट लाइकली पता ना भी लगे शायद, अल्लाह करे कि कुछ बच जाएं, कोई मुआवजा हो जाए। और ऐसे में एक किस्म की खबर एक्चुअली इंतहाई आईनी ओहदे पर बराजमान शख्स ये कहता है कि अवाम की हालत तो बाद में बेहतर होगी, पहले अवामी नुमाइंदों की हालत तो बेहतर हो, और ये और फलां और ढमका और 2.5 लाख का किराया और 1.5 लाख का किराया और क्या क्या, मतलब ये हमारे जो शहीद हुए ना 120 या जो भी आप फिगर ले रहे हैं, वो इंसिडेंट ना भी हुआ होता। So I'm not going to say कि just in comparison या timing या whatever it is कि ये कोई बात थी करने वाली, एहसास कर लें ना थोड़ा सा। Exactly, ठीक है, एहसास भी हो सकता। What are you expecting कि एहसास होगा इधर? ये कभी भी ये बात होती तो ये आप मुल्क के हालात देख लें। यू डोंट नीड टू गो एंड कंपेयर योरसेल्फ टू वन ट्रेजिक इंसिडेंट कि भाई अभी ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये कभी भी बात नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क का बड़ा कोई अच्छा हाल चल रहा है कि आप लोग अपने लिए हप हर चीज़ अपने लिए लेते जाएं। सो आई एम सॉरी, आई स्टिल स्टैंड विद व्हाट वी स्पोक अबाउट यस्टरडे एंड देन बाकियों के भी बहुत इसी किस्म के ख्यालात थे। अच्छा, बाय द वे इस पे ये भी कहा जा रहा है ना कि इसमें कौमी खजाने पर 1 रुपए का इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। झूठ। एक्सक्यूज मी, केस इन पॉइंट। वैसे शुड वी डू दैट लेटर? क्योंकि नहीं भी, आई थिंक जब बात शुरू हो ही गई है तो हम ही बता देते हैं आपको कि चेयरमैन सेनेट को सरकारी क़यामगाह के फर्नीचर की मद में एक बार 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो इससे पहले 1 लाख रुपए थे, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कभी फर्नीचर खरीदा ही नहीं ना, इसलिए अब उन्हें सरकारी पैसे से फर्नीचर खरीदना है। उनको याद आ रहा है। और फर्नीचर इज दैट इवन अ प्रायोरिटी इन लाइफ के आओ उसके लिए मुख्तस कर दिए जाए? हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा, जो पहले 1,39,000 रुपए था। इसी तरह बैरूनी मुल्क दौरों पर चेयरमैन सेनेट जिस होटल में चाहेंगे उसके स्वीट में रह सकेंगे और उसकी अदायगी बाद में हुकूमती खजाने से होगी। सवाबदीदी मरात जो सालाना 6 लाख थी, सिर्फ सवाबदीदी मरात की हम बात कर रहे हैं, वो 18 लाख कर दी गई हैं। क्यों? ये मतलब आपके आप बताएं, आप लोग बैठे हुए जब आपने ये खबर सुनी, पढ़ी, व्हाटएवर, दिमाग में आपके भी तो यही आया होगा, व्हाई? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स, भाई क्यों? तो ये इस क्यों का जवाब जो है हम लेने की वैसे कोशिश हम जरा, हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद होंगे थोड़े ही वक्त में, तो उनसे भी राय मालूम करेंगे कि वो क्या समझते हैं ये क्या था, और इस पे जो अवाम में गम गुस्सा है, वो अवाम तो अपनी तरफ से हक बजानिब है, लेकिन इस पे हमारे अवामी नुमाइंदे क्या समझते हैं। खैर, अवामी नुमाइंदे कुछ कोशिश करते हुए कल नजर आए। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, IMF से डील ना हो सकी तो अब अल्टरनेटिव कोशिश क्या की जा रही है। हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुआशी हालात की नज़ाकत का एहसास तो आई होप के है, और ऐसा ही कल महसूस भी हुआ। कल सियासी और फौजी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला इजलास में शरीक हुए। मुआशी बहाली का बहुत बड़ा कौमी प्लान तैयार किया गया। ख्याल किया जा रहा है कि मंसूबा
गेम चेंजर साबित होगा। और यहाँ पर हर पाकिस्तानी जो इस प्लान के बारे में सुन रहा है, उम्मीद और दुआ यही कर रहा है कि ये एक्चुअल अब कोई चीज बस गेम चेंजर साबित हो ही जाए। और एक्चुअली बेस्ट ऑफ लक विद दैट। ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि कोई गेम चेंजर आए, हमारी जिंदगियां भी बेहतर हो। तो मंसूबे के तहत आपको बताते जाएं कि 4 से 5 बरसों में 20 लाख अफराद को बराह रास्त, जबकि 1 करोड़ नौजवानों को बिलावास्ता मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग देने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत का दावा है कि ये मंसूबा 2035 में मुकम्मल होगा। 2035 तक के लिए ये लॉन्ग टर्म मंसूबा है, और जब तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगी जी इस सारी की। So this is a plan। और आर्मी चीफ ने आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मौशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मौशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबे हों या वफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए फौरी फैसले सब लोग मिलकर करेंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को मौशी मसाइल से निजात दिलाना होगा, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलतें दी जाएंगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मिनरल्स, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। सो प्लान is great, but I hope the plan is good and we are going to learn more about it। साथ ही आपको बता दें कि पाक फौज को माशी बहाली के मंसूबे की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, और हुकूमत का ये फैसला मिसाक मईशत की तरफ एक पेशरफ्त है और जबरदस्त बात है। और पता है क्या, इस बात पे भी कंसेंसस होना चाहिए, इस बात पे भी कंसेंसस होना चाहिए। मतलब कल बाज़ लोग तनकीद कर रहे थे, कभी 4 माह की हुकूमत है और 5 साल का प्लान बना रही है। हमारी नाकामी की मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि हमारी पॉलिसियाँ कंसिस्टेंट नहीं होती। सो पिछले ने जितना भी अच्छा काम किया हो, अगला आकर बस एवें क्योंकि वो पिछले ने किया है उसको हटा देगा, उसको तब्दील कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। सो अब हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि अगर एक पॉलिसी चल रही है तो उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाएं, हुकूमतें कोई भी आती रहें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, आपने वक्त दिया। मुसद्दिक मलिक साहब, इस प्लान पे तो हम आएंगे ही, लेकिन सर कल पाकिस्तान LNG के लिए आपको पता ही है कोशिश करता रहा, एक भी बिडर नहीं आया। It is embarrassing to say the least। रीजनिंग क्या देंगे मुसद्दिक मलिक साहब? मतलब आप मुख्तलिफ, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो हम पाकिस्तानी तो ये बात डिस्कस कर ही रहे हैं, बहुत सारे गैर मुल्की भी, इवन प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, उस पर ये तमाम कहानी खुलकर बयान की जा रही है कि हुआ क्या कल। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर आप पिछले विंटर्स या कुछ अर्सा पहले भी देख लें तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हम बिड के डॉक्यूमेंट्स या टेंडर ऑफर करते हैं और हमें बिड्स नहीं आती। तो ये पहली मरतबा नहीं है, और इसमें बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं, जिसमें इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट्स के डायनामिक्स होते हैं वो प्ले कर रहे होते हैं, मगर उसके अलावा जो अनसर्टनिटीज़ हैं, हमारी सियासी अनसर्टनिटीज़ जो हैं और हमारी जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ हैं वो भी प्ले करती हैं। IMF का भी उसके अंदर थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि अगर IMF की डील नहीं है इस वक्त तो फिर बहुत से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इज्तनाब करते हैं। तो मैं आपके सामने 2 नुकात रखूंगा। पहला नुकता तो ये है कि ये पहले भी हो चुका है, और दूसरा नुकता ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कुछ अनसर्टनिटीज़ जो हैं उनका अहम हाथ है। हमारे बहुत से दोस्त जो थे, जब हम ये सोकार की डील करने की कोशिश कर रहे थे, आपको मालूम होगा सोकार की डील ये है कि अज़रबैजान की हुकूमत हमें हर महीने एक कार्गो देगी, और हम पे हमारे पास ये इख्तियार है कि हम वो कार्गो ख़रीदें या ना ख़रीदें। अगर हमारी ज़रूरत है, अगर सोकार जिस भाव हमें या अज़रबैजान की हुकूमत हमें जिस भाव गैस दे रही है वो बाकी तमाम जो तवानाई के दीगर रिसोर्सेज हैं उनसे सस्ता है, अगर हमारे पास ज़र मुबादला है, अगर हमारी 2 मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, एक को कहते हैं जापानीज़ कोरियन मार्केट और दूसरी को कहते हैं वेस्ट इंडिया, इन दोनों की 30 दिन की एवरेज से वो सस्ता है,
और पूरे जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें जितनी भी ट्रेड्स हो रही हैं उस दिन जिस दिन वो ऑफर करें उससे भी सस्ता है तो हम खरीद लेंगे। तो हमने एक तरीकाकार तो और अपना लिया है जिसके जरिए हमें जो गैस की फराहमी चाहिए वो इंशाल्लाह इस विंटर में आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे कोई एनर्जी ब्लैकआउट्स नहीं होंगे जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, नहीं होगा ऐसा? एनर्जी नहीं, वो तो बड़ी क्लियर सी बात है कि हमने पिछले साल भी हमारे पास 9 से 10 एलएनजी के कार्गो थे और इस साल भी हमारे पास 9 से 10 एलएनजी के कार्गो होंगे। जितने पिछले साल हमारे पास कार्गो थे उससे एक कार्गो इंशाल्लाह ज्यादा होगा हर महीने। पर हमारी जरूरत तो ज्यादा है, हमारी जरूरत, मगर हमारे पास कुल 12 कार्गोज के लिए लगे हुए हैं कारखाने, जिनमें से 9 से 10 कार्गो तो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए आते हैं जो हमारे पास चलिए एक इजाफी जो है वो 100 कार से आएगा तो हमारे पास 10 से 11 कार्गो हो जाए। और आपको ये लग रहा है कि दिस शुड बी इनफ, मतलब आपका ये कहना है कि ये ठीक हो जाना चाहिए? देखिए हमारी जरूरियात तो बहुत ज्यादा है ना, तो इस मरतबा भी आपने देखा कि सर्दियों में हमने बड़ी रैशनिंग करके ख़ास औकात में लोगों को बताया कि आपको गैस नाश्ते के वक्त भी मिलेगी, दोपहर को भी मिलेगी, खाने पे भी मिलेगी, और बड़ी स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स किया। और दूसरे हमारे यहाँ जिन लोगों को मैं कहता हूँ अशराफिया, जो ऊपर से ही उठा के गैस ले जाते हैं, लोगों को गैस मिले या ना मिले, इस मरतबा उनको भी गैस नहीं दी गई, जिसकी वजह से तंगी तो फिर भी लोगों को भी, मगर कदरे सहूलत थी। तो नहीं सर, तंगी बहुत थी, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह का तो आपको पता ही है क्या मामला होता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर और यूज़र की बात करें तो कराची में हम बैठे हुए हैं और कराची के पूरे सदर्न पार्ट में जो समंदर के पास सारा हिस्सा है 4 महीने तक गैस नहीं थी वैसे। और इसके बारे में एक्चुअली हम बात भी करते रहे हैं। ये तो बड़ी मैं आपको बताता हूँ देखें, कराची को तो मैं डायरेक्टली भी सुपरवाइज पूरी सर्दियों में करता रहा हूँ। हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें क्लिफ्टन और डिफेंस है, और कुछ हमारे बहुत पसमानदा इलाके जो कराची के हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम तो ओवरऑल पाकिस्तान में, मगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो अब हिदायत की गई है SSGC को कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, हमें आए तो 1 साल हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहाँ गैस नहीं पहुँचती, उसको भी ठीक किया। चलिए सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर लेते हैं। जी, ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो कल जिसके बारे में बात हो रही है, आप भी बड़े एक्साइटेड हैं इसमें, एंड दिस लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्लान। लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें, क्या हमें अब समझ आ गई है कि जिस IMF के हम इंतजार में बैठे हैं वो नहीं होना और उसकी जगह पे ये प्लान बनाया गया? नहीं, देखिए IMF का प्लान तो हमें जब भी IMF का प्लान मिले हम ज़रूर उस प्लान में जाएंगे। ये जो बार बार वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं और वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम आवाम को भी और हर एक को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते। हमारे नुक्ता नज़र से, IMF का भी कोई नुक्ता नज़र होगा, लेकिन हमारे नुक्ता नज़र से हमने तमाम IMF की शराइत पूरी कर ली हैं और उसके बाद कुछ गुंजाइश नहीं रहती कि हमें प्रोग्राम में क्यों ना लाया जाए। मगर बहरहाल ये IMF की मर्जी है, वो किस मुल्क के साथ काम करना चाहता है, किस मुल्क को प्रोग्राम देना चाहता है। हमारी ख्वाहिश अब भी है कि हम IMF के प्रोग्राम को लेकर आगे चलें। तो ये जो आपको कल नजर आया है ये ईदर और नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पहले आपको कहा जा रहा था, मैं ये जब तक वज़ीर ख़जाना ना कहें मुझे कहना तो नहीं चाहिए, या वज़ीर आज़म ना कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्लान B का जिक्र हो रहा था वो कल पेश किया गया है, और जब वो प्रोग्राम पेश हुआ मैं वहीं पे मौजूद था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये असल में प्लान B नहीं है, ये प्लान A है। प्लान B इजाफी है, यानी अगर आप $1 ट्रिलियन, आपने खुद $1 ट्रिलियन का जिक्र किया, मैंने कल भी बताया, आज भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि 2 मुख्तलिफ ममालिक ने ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हैं, इंडिकेशंस हमें दी हैं कि एक मुल्क ने कहा है कि वो $25 बिलियन का एक फंड बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए सिर्फ डेडिकेटेड फंड होगा। दूसरी तरफ एक और मुल्क ने, हमारे GCC के दोस्त मुल्क ने कहा है कि वो $20 बिलियन की इजाफी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे। तो सिर्फ 2 ममालिक तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का अंदिया दे रहे हैं। और ये क्या है प्रोग्राम एक, मतलब चूंकि ज़ाहिर है इलेक्शन भी सर पर हैं, एक तो उस पर भी बात कर लेते हैं, तो मतलब ये चीज़ें डिसाइड तय होते ही महीनों लग जाते हैं। सो क्या टाइमलाइन है, और क्या ये भी तय कर लिया गया है इस स्टेज पर कि आने वाले दिनों में कोई भी बरसर इक़्तिदार हो ये प्लान इंटैक्ट रहेगा? देखिए
ये मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करने की जिसारत करूंगा। कोई भी प्रोग्राम जो मुल्क की मुफाद में हो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप 1970 से शुरू हो जाएं तो एक लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स का सर आप ही तो कहते थे कि इमरान खान ने सीपैक बंद करा दिया। जी मैं आपको एग्जांपल्स देने लगा हूं। जितनी भी चीजें 1970 में लेडी हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम आया वो आज तक बंद हुआ नहीं हुआ। बेनजीर इनकम प्रोग्राम शुरू हुआ, कई हुकूमतें आई गईं, वो वापस हुआ नहीं हुआ। 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ साहब के दौर में लगाई गई, का किसी ने बंद कर दी? नहीं की। 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के रीगैसिफिकेशन के कारखाने नवाज शरीफ साहब के दौर में लगाए गए, क्या किसी ने बंद किए? आज तक नहीं किए। हजारों मील की सीपैक में इन्वेस्टमेंट्स हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पोर्ट बनाने में, क्या किसी ने पोर्ट को गवादर को बंद कर दिया? नहीं सर, वो इसका मतलब है सीपैक उसी तरह से चलता रहा पिछली हुकूमत में भी, जैसे आप लोग चला रहे थे। नहीं, जो प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ, मैं जो आपके सामने जो कॉन्ट्रास्ट पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रोग्राम मुल्की मुफाद में शुरू हो जाए, चीजें बननी शुरू हो जाएं, वो नहीं रुक सकती क्योंकि उनकी कस्टडी तो अवाम के पास आ जाती है। लेकिन जो प्रोग्राम आगे बढ़ाने होते हैं, अगर उनको कोई रोकने की कोशिश करे, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत वैसे भी थोड़ी सी एनॉमलस थी। उससे पहले आपने कभी नहीं देखा कि कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान का साइफर्स निकाल के दिखा रहा हो या ट्वीट्स के जरिए पॉलिटिक्स कर रहा हो या ये कह रहा हो कि मुझे अमरीकी सदर फोन नहीं करता, यहाँ से अपना भेज रहे हैं एडवाइजर ये कहने के लिए कि हम बड़े नाराज हैं, हमें आपने फोन नहीं किया। सर तो 4 महीने में क्या कुछ ही बनना शुरू हो जाएगा? सवाल बस यही है जी। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसमें से कुछ चीजें तो आपके सामने 1-1.5 हफ्ते में आनी शुरू हो जाएंगी, 1-1.5 हफ्ते में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रोग्राम को ब्रेक डाउन किया गया है इनटू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ताकि लोगों को इसकी कस्टडी मिल जाए। उसकी वजह ये है जो आप कह रहे हैं कि जब आवाम को उसकी कस्टडी मिल जाएगी तो फिर कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ इसमें शॉर्ट टर्म चीजें हैं। एक आध मुआहिदा हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 10, 12, 14 बिलियन डॉलर का मुआहिदा जो है वो अगले 1.5-2 महीने में हो जाए। मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। एक आपके सामने मुआहिदा जो है अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। तो कुछ चीजें एतमाद अवाम का बहाल करने के लिए आपको 1-1.5-2 महीने में नजर आ जाएंगी, 3 महीने में नजर आ जाएंगी। मलिक साहब, ये जो आपने 25 मिलियन डॉलर की बात की है एक मुल्क के साथ, और 20 मिलियन 25 बिलियन मैडम जी बिलियन, बिल्कुल 25,000 मिलियन डॉलर जी, आई करेक्ट माई सेल्फ। 25 बिलियन और 20 बिलियन भी जीसीसी कंट्री का आपने जिक्र किया। व्हाट वाज द डिले, व्हाट वाज द हिच इन द मिडल जो अब क्लियर हो गई है तो शायद अब ये बात आगे चली जाए? वो आपने मेरे ख्याल में अपने इब्तदाइये में उसका तस्करा भी किया, वो थी इम्प्लीमेंटेशन। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें, मसलन एग्रीकल्चर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, और मगर उसके लिए जो फर्टिलाइज़र है वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो अगर कोई इन्वेस्टर बाहर से आता है तो कभी वो भागता है वफाकी हुकूमत की तरफ फर्टिलाइज़र की पॉलिसी के लिए, कभी वो भागता है सूबाई हुकूमत के पास एग्रीकल्चर के लिए। कई चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या तहसील लेवल पे हैं। अब ये जो कल 3 सतह के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाया गया है, उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसके अंदर तमाम लोग, अगर सूबाई किसी शख्स ने इम्प्लीमेंट करना है तो वो मौजूद होगा, अगर वफाकी हुकूमत में से किसी शख्स ने इम्प्लीमेंट करना है तो वो मौजूद होगा, अगर तहसील की लेवल के ऊपर किसी शख्स की ज़रूरत है तो वो मौजूद होगा। तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है जो हर हफ्ते जिसको सुपरवाइज किया जाएगा। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर पूरी काबीना के अहम मेंबरान जो इन्वॉल्व हैं वो तमाम लोग बैठेंगे, और उसकी सरबराही जो है वो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब करेंगे। तो वो हर महीने मिला करेगी ये देखने के लिए कि वो हर हफ्ते के इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स पूरे हो रहे हैं या चलिए होपफुली इस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म का है। अगर एक सेकंड दे दें, आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, और तीसरा लेवल जो है वो एपेक्स कमेटी है जिसमें वज़ीर आज़म और जो वज़राए आला और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो बैठेंगे। तो आप देखिए कि 3 लेवल के ऊपर, एक एपेक्स कमेटी, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल। वज़ीर आज़म वैसे तो उनको क्वार्टरली सुपरवाइज करना है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी मंथली सुपरवाइज करेंगे। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी मंथली सुपरवाइज करेगी, उसके नीचे इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। मलिक साहब, चूंकि आप हैं हमारे साथ, तो एक आपकी वजारत मादनियात जो है वो आप ही के अंडर आती हैं, तो उस पर ज़रा तवज्जो दें क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। हम एग्रीकल्चर करते रहते हैं, लेकिन शायद हम मादनियात पे अगर तवज्जो दे दें तो मतलब फॉर इंस्टेंस लोरा
सप्लाई में हमारे पास टैल्क का इतना ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वो तुरखम के ज़रिए अफगानिस्तान से आ रहा है और फिर यहाँ से आगे टैल्क जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक मिनरल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड there's a long list। अच्छा, साथ ही चूंकि मलिक साहब आप हमारे साथ हैं, तो कल हमने काफ़ी एक्सटेंसिव इस पे बात की थी सेनेट सैलरी बिल की, और उसमें जो चेंजेस प्रपोज हुए हैं, ये इसका एक रीजनिंग जरा हमें आप कन्विंस कर दें। रीजनिंग भी पूछते हैं जरा, मैं एक छोटी सी फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ मलिक साहब। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन, 6 गार्ड्स, बैरून मुल्क सफ़र पर कमर्शियल फ़्लाइट में अपने घर का एक फ़र्द, रिक्विजिशन जहाज़ पर 4 अफराद, 50 लाख रुपए फर्नीचर, हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए, बैरून मुल्क दौरों पर जिस भी होटल में चाहेंगे स्वीट। मतलब मलिक साहब बस ये बता दें, सिर्फ आपका कमेंट चाहिए इस पे। जी क्यों बस जी मेरा कमेंट है नॉनसेंस, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और मैं ये यहाँ पे मीटिंग्स हो रही थी जिसकी वजह से उस इजलास में शरीक नहीं था, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो भरपूर इसको अपोज करता। ये क्या है, ये मजाक है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं समझता हूँ वैसे अगर आपने कोई कॉम्पनसेशंस बढ़ानी है, चाहे सरकारी अफसरों की बढ़ानी है या उन लोगों की जो पार्लियामान में बैठे हैं ताकि वो इज्जत आबरू के साथ अपना काम कर सकें, तो आप ज़रूर बढ़ाएं। मगर ये जो आपने चीज़ें सामने रखी हैं ये तो नाकाबिले कबूल है, और मैं तो इसको बिल्कुल भरपूर अपोज करता हूँ, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको बड़ा अजीब लगा है, मुझे उससे ज़्यादा अजीब लगा है। तो भाई ये क्या बात है? तो मलिक साहब आप तो सेनेटर हैं, आपने इसको अपोज किया या फिर आपके कोई प्लान्स हैं? क्योंकि आपके जो साथी सेनेटर्स हैं वो तो नजर आ रहे थे हमें इस पे। जी किरमानी साहब भी बात है। मुझे तो बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई। मैंने आपको बताया मैं एक मीटिंग में था, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि ये आज एजेंडा के ऊपर आ जाएगा, और मैं इसको अपनी कोताही समझता हूँ। मुझे हाउस के अंदर इसको अपोज करना चाहिए था, लेकिन मैं हर चीज़ वो करूँगा जिसमें ये बात सबके सामने जो फैसला साज लोग हैं उनके सामने आए कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इसको रोकना ज़रूरी है। इससे अवाम में क्या तासुर जाता है, अवाम पिस रहे हैं, परेशान हाल हैं, और हम कह रहे हैं कि जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मुझे 20 मुलाजिम चाहिए, 12 मुलाजिम, 20 मुलाजिम भाई चाहिए किसको? एक ख़ानदान में 4 लोग अगर हैं तो उनको 20 मुलाजिम चाहिए। यानी अजीब सी बात आपको नहीं लगती है कि 6 गार्ड चाहिए और 12-14 लोग जब तक आप ताहयात हैं आपको वो मुलाजमीन चाहिए? तो मुलाजमीन का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी? कोई बात समझ नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई जी। चलिए इससे ज़्यादा इसको और क्या ही कहा जा सकता था। मतलब ये जो 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स वाली बात और भी बहुत लंबी फहरिस्त है वैसे, बहुत ही मायूब बात थी कि एक उठाने के लिए, ले जाने के लिए कॉस्ट और रेजिडेंस और पता नहीं क्या। देखिए वजीर आजम ने, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और सफेद पोश लोग हैं आपके सामने आते हैं, वजीर आजम ने हुक्म दिया सबने अपनी तनख्वाह छोड़ दी। इस वक्त तमाम वजीर बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। उनको जो बंदिशें डाली हुई हैं, ट्रैवल करना होता है, वो सारे इकोनॉमी क्लास के अंदर जाते हैं। यानी यहाँ पे वजीर भी इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, अपने खर्चे से मुल्क में सर्व कर रहे हैं, अपने घरों में ज्यादातर लोग रह रहे हैं। तो ये क्या बात है? अच्छा मलिक साहब, फिर जब हमने इसके बारे में कल रिपोर्ट किया तो इस पे बड़ा हुआ कि जी हम हवा बना रहे हैं, हालांकि जियो फैक्ट चेक ने सारी चीजें निकाली। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नाउ दिस इज गोइंग टू जी, मुझे लगता है जी ये डिफीट हो जाएगा, मुझे लगता है ये डिफीट हो जाएगा, और मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा कि ये डिफीट हो जाए। कोई एक्टिवली आप रोल प्ले कर सकते हैं इसको डिफीट करने के लिए? एब्सोल्युटली जी, जरूर करूंगा। आपके सामने अभी जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, इतना बरमला जो मैं कह रहा हूँ और टीवी पे आके कह रहा हूँ और अवाम के सामने मुकदमा पेश कर रहा हूँ, जो तमाम लोग, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। तो ये एक्टिव रोल मैंने शुरू कर दिया है और हम पार्लियामान में भी करेंगे, और जो लोग फैसला साजी करते हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ये नामुनासिब है। आप मुनासिब कोई चीज़ करें ना जो लोग हजम कर सकें, ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। चलिए मलिक साहब, आपकी ओपिनियन आ गई। आपके मुताबिक ये इंतहाई नॉनसेंस है जो मराद की बात की जा रही थी। ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स और रिक्विजिशन जहाज और फर्नीचर के पैसे, वैसे बहुत ही मायूब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। एक होता है ना ऑकवर्ड डिस्गस्टिंग, जो ऑप्टिक्स आप देखें कि यहाँ हम अपने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान्स की बातें कर रहे हैं। अब आपका जी मतलाने लगे ये बातें सुन के, और आप उस इंसान पे ताज्जुब करने लगे जिसके जहन में ये बातें आई होंगी। जी मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, आप ऑप्टिक्स को छोड़ें, आप इसका सब्सटेंस देखें। आप छोड़ दें इस बात को कि इसके ऑप्टिक्स क्या है।
हमें तो सब्सटैंटिव चीजें भी जिंदगी में करनी है ना, हमें ये फैसला करना है कि ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसका सब्सटेंस भी ठीक नहीं, इसका ऑप्टिक्स भी ठीक नहीं, दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, और शायद ये प्रपोज करने वाले लोग भी ठीक नहीं है, तो अंदाजा हम सबको हो ही गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सॉरी, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी एंड देन वील गो ऑन अ ब्रेक, कि अगर आपका अपना ज़ाती घर भी है उस पे भी आपको 2.5 लाख रुपए किराया मिलेगा। मतलब हु केम अप विद ऑल दिस? अजीब सी बातें हैं। नहीं, उस पे थोड़ा 2.5 लाख नहीं, उससे थोड़ा सा कम है। अच्छा, जाती घर पे, हाँ, मगर उस पे भी आपको किराया मिलेगा, किराया मिल रहा है, क्योंकि आप हमारी जिंदगी पे एहसान कर रहे हैं, आप अपने जाती घर में रह रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, so this needs to be actively defeated because this is so wrong in so many levels. ये आप क्या कर रही हैं? आप जाती घर में रह रही हैं, हम आपको और मेरे ही घर में और मुझे ही कराया हम आपको जेब से 2.5 लाख रुपए देंगे आपके अपने ही घर में रहने का। We invested a lot of time, मेरा ख्याल है effectively हमने कल इसके ऊपर बात की है। The rest of the details are on Geo fact check, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जी अवाम पे कोई इसका बोझ नहीं पड़ेगा, that's a lie. That is a lie, क्योंकि बोझ पड़ेगा। तो ये ज़रूर, ये तो हमने आपको कल भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अपनी अपनी पसंद का चेयरमैन पीसीबी लाने के लिए जारी सर जंग का ड्रामाई एंड हो गया। और वो किस तरह हुआ? क्योंकि नजम सेठी साहब ने अपने आप को खुद को इस दौड़ से बाहर ही कर दिया। तो अच्छा, वो तमाम लोग, जब बहुत पहले खबर आई थी और हमने भी यहाँ डिस्कशन की थी और आपको पता ही है ब्रेक हुई थी ये खबर, तो इस बात से लोग इनकारी थे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो सर देख लीजिए, अब आपके सामने है कि ऐसा सब कुछ वो हमने बात की थी इस बारे में। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यह तय हुआ है कि अगले चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ही होंगे। वज़ीर बैनुस्सूबाई राबता एहसान मज़ारी ने कल हमारे प्रोग्राम में ही कहा था कि चेयरमैन पीसीबी बनाना पीपल्स पार्टी का हक है। हमने महीना पहले समरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी हुई है विद द रिक्वेस्ट के ज़का अशरफ साहब के नाम को भी कंसिडर किया जाए फॉर द स्लॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपको जैसे मालूम है ये मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो लिहाजा हमारा ये हक बनता है और हमारा राइट बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के अंडर आता है, तो लिहाजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए। अच्छा जी, और डिसाइड ये हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्निंग बोर्ड का खसूसी इजलास जो है वो बुलाएंगे, और जिसमें नए क्रिकेट बोर्ड सरबराह का इंतखाब होगा और नए चेयरमैन को बज़ाहिर एक चलता हुआ अच्छा सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान टीम का बेहतरीन टीमों में शुमार होती है, आपको पता ही हमारी टीम, और कहा जा रहा है कि ज़का अशरफ के सामने वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम को इंडिया भेजना पहला बड़ा चैलेंज होगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अबाउट देयर। और भारत ने, आपको पता ही है, एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, इसलिए पाकिस्तान ने रवां साल वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने का फैसला अभी तक किया नहीं है। वैसे आपको ये भी बताएं कि ज़का अशरफ के क्रेडिट पर यह बात जाती है कि जब वो चेयरमैन पीसीबी बने थे तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हुई थी, और 5 साल बाद पाकिस्तान टीम दिसंबर 2012 में एक मुख्तसर सीरीज़ के खेलने के लिए भारत भी गई थी। सो ये है थोड़ा सा ट्रिविया। साबिक सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। जी खालिद महमूद साहब, नजम सेठी का दौर जो है अब तो ख़त्म हो गया, उन्होंने खुद ही अपने आप को आउट कर लिया इस चीज़ से, और अब पीसीबी को नया चेयरमैन मिलना है। ज़का अशरफ इसके लिए फ्रंट रनर नज़र आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में नए चेयरमैन के सामने वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला ही पहला बड़ा चैलेंज होगा, या और भी कुछ मसाइल हैं जो उनको पहले देखने चाहिए? नहीं, नए चेयरमैन के सामने बहुत से मसाइल हैं यकीनन, और वर्ल्ड कप तो एक इवेंट है और यकीनन बहुत बड़ा इवेंट है। उससे पहले आपको पता है कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, और इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो मेज़बानी तकरीबन हमसे ले ली गई है। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इब्तदाई 4 मैचेस हमें दिए गए हैं, 9 मैचेस जो हैं वो हिंदुस्तान अपनी मर्ज़ी से श्रीलंका में ले गया है, और अहम मैचेस वही हैं जिसमें सेमीफाइनल भी होंगे, वो फाइनल भी होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच भी होंगे। तो हमारे पास जो मैच है उसमें तो कोई ख़ास काबिल ज़िक्र मैच नहीं है। तो पहला चैलेंज ये है कि यहाँ पे क्या नए चेयरमैन ने करना है, एशियन क्रिकेट काउंसिल से अपने जो जितने भी हकूक़ हैं और ख़ास तौर पे जो माली हिस्सा है वो वसूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में उनको बड़ी मुश्किलात वहाँ पे पेश आएंगी। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का आपने मामला छेड़ा है, तो वर्ल्ड कप में तो चैलेंज ही चैलेंज है। यानी एक तो पहले एक टीम तैयार कर दी है, कैसी अच्छी टीम मैदान में उतार दी है
जो सारी दुनिया की टीमों के मुकाबला कर सके। और पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है जिसमें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, जिसमें बाबर आजम है, बहुत बड़ा नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें रिजवान जैसा अच्छा विकेट कीपर है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी है, और उसके साथ एक पूरी बैटरी है तेज़ गेंद करने वालों की। तो इसके साथ हमें काफ़ी उम्मीद रखी जा सकती है। खालिद साहब, तब्दीली तो चलें जो हो रही है वो हो रही है, लेकिन एक बुनियादी मसला वही रहेगा कि पीसीबी का आइन क्या होना चाहिए। तो इस वक्त जो सेटअप है आपकी नज़र में ठीक है या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, बेहतरी आ सकती है? देखिए, मेरी नज़र में पीसीबी का आइन जो भी हो उसमें कम से कम इतना तो होना चाहिए कि चेयरमैन का जो एक दौरानिया है, उसके चेयरमैन रहने का जो टेन्योर है, वो उसका लिहाज किया जाना चाहिए, उसका ख्याल किया जाना चाहिए। चेयरमैन अच्छा है या बुरा है, वैसे तो पहले चेयरमैन लगाने में भी कोई ना कोई मेयार रखना चाहिए। यह तो नहीं है कि जो हुकूमत वक्त है वो अपनी सियासी मसलतों के पेश नज़र या अपने जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको चेयरमैन बनाती रहे, फिर ये तो इसमें मेरिट वाली कोई बात ही नहीं होगी। पहले तो उसका मेयार होना चाहिए, फिर उसका जो जितना भी दौरानिया है उस पर पूरी तरह उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जो भी पॉलिसी है, जो भी चीज़ें करना चाहता है वो कर सके। तो तब्दीलियाँ देखिए, अब तक ये हमारा मेरा ख्याल है और जितने मुल्कों में नहीं होता, एक दफ़ा आइन बन जाता है तो हमेशा के लिए वो चलता रहता है। कोई छोटी मोटी तरमीम, छोटी मोटी तब्दीली की गुंजाइश तो है, लेकिन यहाँ तो हर 3-4 साल के बाद आइन भी बदलता है, फिर 6 महीने 1 साल के बाद चेयरमैन भी बदलता रहता है। तो इस तरह के निज़ाम में क्रिकेट क्या खाक होगी। अच्छा खालिद महमूद साहब, एक रिवाज ये रहा है कि चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी सियासी तकर्री ही होती है, लेकिन इस बार तासुर ये है कि सियासी तकर्रियों के बावजूद हमारी क्रिकेट जो है बड़ी बेहतर होती नज़र आई है। इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो भी पाकिस्तान आई, इमेज बेहतर हुआ, पैसा भी बड़ा अच्छा बनाया और हमारी टीम भी ठीक अच्छी चल रही है। तो आपको लगता है कि हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है क्रिकेट के हवाले से? जी, टीम तो हमारी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि इस वक्त काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन उसमें क्रिकेट बोर्ड का कोई कमाल नहीं है। कमाल छोड़ के उनकी कोई उसमें कंट्रीब्यूशन भी कोई ज़्यादा नहीं है। असल बात यह है कि जो लोग नहीं समझते या उस पर गौर नहीं करते, ये जो खिलाड़ी हैं, जो नए से नए खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, बैट्समैन आ रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं, ये इसमें क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो सारी की सारी मेहनत उन क्लबों की है। मुख्तलिफ़ शहरों में जो क्लब है, लाहौर है, कराची है और दूसरे शहरों में, उन क्लबों की मेहनत का नतीजा है कि आपको नए खिलाड़ी मिल रहे हैं। वो एक एकेडमी है लाहौर कलंदर वालों ने बनाई हुई है, उसमें से ये आपके सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी वो तैयार करके दे रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड तो जैसे होता है ना कि बनी बनाई खीर जो है उसको इस्तेमाल करता है, एंजॉय करता है। बहुत शुक्रिया आपका। टचवुड भी साथ साथ हम कर लें, बिकॉज आवर क्रिकेट इज़ डूइंग वेल, आवर क्रिकेटर्स आर एट द टॉप, और इंशाल्लाह आई हैव हाई होप्स फॉर द एशियन कप। होनी भी चाहिए। देखिए, एक मुझे दुख हुआ खालिद महमूद साहब ने जो कहा ना, द गुड मैचेस, द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स एंड ऑल दैट, वो श्रीलंका में ही होंगे, तो हमारे यहाँ वो शुरू के होंगे। चलिए, आपको पता है ना शुरू में किस मामले से बात शुरू हुई थी कि कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, तो चलो कुछ तो एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ हासिल करने में तो कामयाब हुए ही हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और आई डोंट लाइक दैट वी ऑलवेज हैव टू सेटल। व्हाई शुड वी सेटल? ये सेटलिंग ही है जिसमें बस 4 मैचेस हमारे बाकी सारे करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़रा आपको पता ही है ना, फिर बीसीसीआई के सामने तो सारे ही तकरीबन सेटल होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी हो। अच्छा भाई, नॉट लाइकिंग इट दो। अच्छा जी, ईद आ रही है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और अभी भी बड़ी जी कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा हलचल वैसे हमें नज़र नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई, वेल ऑब्वियसली वी नो व्हाई, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन आपको पता है कि देयर इज अ अल्टीमेटली हलचल हो ही जाती है जैसे जैसे दिन करीब आते हैं, क्योंकि जानवर को संभालना रखना भी एक एक्सपेंस है। अब्दुल्ला, पहले ज़्यादा इंटरेस्ट होता था और पहले ज़्यादा मज़ा आता था। पता है, अब लोग अगर आप ज़ाहिर है बजट इतने टाइट है कि कुर्बानी करने भी है, तो वो पहले से लाने वाला रुझान इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि you have to make arrangements and that is expensive। तरपाल लानी है या कुछ लगाना है, बहुत पैसे लगते हैं इन चीज़ों पे। अच्छा, ओके, सो बहुत से पैसे भी लगते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऊंट तक भी ले रहे होते हैं कुर्बानी के लिए, तो जिनके पास है वो तो फुल ऑन करते हैं। शबीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है रावलपिंडी में।
एंड हु कैन अफोर्ड, मतलब शौक Yes, भी एक चीज़ होती है, अफोर्डेबिलिटी भी होती है। तो शबीर डार हमें लेके जा रहे हैं एक ऊंट मंडी में, और आपको पता कैमल मंडी में, कैमल मंडी, और उसमें खूबसूरती होती है ऊँटों की, बड़ा चेक किया जाता है कि कौन सा ऊँट है इस काबिल के उसको लिया जाए। सो ओवर टू यू शबीर, शो अस व्हाट यू गॉट। जी हाँ, जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये चूँकि बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो जानवरों के सेक्शन हैं, जो बैल हैं, जो बकरे हैं, जो ऊँट हैं या जो भेड़ें हैं, उनके अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ऊँटों के सेक्शन में। जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके ऊपर बाकायदा नक्श निगारी हो रही है और जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए, ख़रीदारों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इन ऊँटों पर नक्श निगारी हो रही है। इनसे हम पूछते हैं कि इस नक्श निगारी का क्या मकसद है और ये कहाँ से आए। जी हम सवाबी से आए, सवाबी से ऊँट ले आए। तो नक्श निगारी तो इसलिए करते हैं कि इसके जोड़ा बंदा लेता है उसका भी वो थोड़ा होता है ना, तो ऐसे भी खूबसूरत हो जाता है ईद के लिए। कीमत तो इसका तकरीबन 3.5 लाख से 7 लाख तक है। अच्छा। एक ऊँट का अलग अलग कीमत होता है। जी इनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी ऊँट इस वक्त मौजूद है, जिन ऊँटों पर नक्श निगारी नहीं हुई है उनकी कीमत कम मिलती है, और जिन ऊँटों पर हम नक्श निगारी करते हैं, उनको खूबसूरत बनाते हैं, उनको सजाते हैं, संवारते हैं, तो उनकी कीमत भी अच्छी वसूल हो जाती है। ख़रीदारों का चूँकि इस वक्त रश नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि वो शाम को मंडी जाएँ और भाव ताव के लिए उनको अच्छा वक्त मिल जाए। Wonderful. What design would you make? Would you get made? Aztec design, क्योंकि हम जब डिजाइनिंग देख रहे थे तो हमने कभी हम not that we have an ऊंट and not that we can afford it at all, लेकिन डिजाइनिंग करने में क्या जा रहा है तो हमने कुछ डिजाइन्स निकाले। अच्छा था ना, कुछ हाँ, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन अच्छा लगा। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट है और बहुत ही अहम ट्रिब्यूट है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज हमारे दरमियान होती तो अपनी 70th बर्थडे मना रही होती। So happy birthday बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में कराची में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दस्ते रास्त और फिर जानशीं साबित हुई, और 4 अप्रैल 1969 को जब उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो 25 बरस की उम्र में, सिर्फ 25 बरस की उम्र में, और फिर यही हिस्ट्री रिपीट भी हुई when even बिलावल साहब was younger when she passed away। खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन बनी। फौजी हुकूमत ने कई साल तक नज़रबंद रखा, फिर जबरी तौर पर जला वतन किया। 10 अप्रैल 1986 को वतन वापस आ गईं। 18 दिसंबर 1987 को उनकी शादी आसिफ अली जरदारी से हुई। अच्छा, जितनी कहानियाँ और जितनी हम लोगों के सुनते हैं, ये जो ग्रीस में, यूनान में कश्ती डूबनी, कश्ती तो क्या मैं क्या कहूँगी, इस पे 700 लोग जो थे वो फिट हुए थे, तो दिल बैठ जाता है। ऐसी इतनी खबरें हैं, और हर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितने लोगों से बात की है, हर फैमिली की भी कोई ना कोई ऐसी कोई स्टोरी होती है, पीपल ट्राइंग टू फ्ली। और जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है ना हक़ाइक़ से, ये सिर्फ ह्यूमन स्मगलर्स तक मामला महदूद नहीं है। बहुत से ऑफिशल्स को भी अगर इंक्वायरी हो तो इसकी लपेट में आ सकते हैं, कुछ हाई अप्स भी आ सकते हैं। ये मामला ऐसे नहीं चल रहा था, ये मामला बहुत वसी नेटवर्क के तहत चलाया जा रहा था, और आई गेस ना सिर्फ FIA बल्कि फॉरेन ऑफिस को भी इसमें इन्वॉल्व होकर जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग गुज़श्ता चंद माह की बात कर लें एक्चुअली जाने में कामयाब हो चुके हैं। ये तो वो है ना बदनसीब जो डूब गए। अच्छा, इसमें फिर ये भी होता है ना, जो कामयाब हो जाते हैं और उनमें से जो सेटल भी हो जाते हैं, फिर वो बाकियों को भी ऑब्वियसली वो एक एग्जांपल बन जाते हैं कि देखो ऐसा हो भी जाता है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन चलो लेट्स टेक द रिस्क, इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क। इस किस्म की बातें फिर ट्रिकल डाउन होती हैं। एंड ऑफ कोर्स मुल्क में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पीपल डू टेक दैट रिस्क। वो कहते हैं यहाँ क्या हम कर रहे हैं, वहीं जाके अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ होगा। मोहल्ले या गांव में अगर किसी के घर मोटर कार आ जाए और वो उसका इसी तरह कोई बच्चा या बेटा गया वो हो, सो वो एक एग्जांपल सेट हो जाती है ना कि देखो वो तो सौखे हो गए हैं या उनके हालात बेहतर हो गए हैं। ये भेड़ चाल होती है हमारे यहाँ। सो अल्टीमेटली अभी शायद ना समझ में आए बात, हमारे जो मौशी हालात हैं ना, अगर सिर्फ इस मुल्क में मर्द ही कमाते रहेंगे और मर्दों पे ही सारा बोझ होगा तो हमारे हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। ये बात आज समझ लें या ये बात आज से 50 साल बाद समझ लें, जब तक हम अपनी औरतों को
पहले सबसे पहले तालीम के मौके और बराबर के मौके फराहम नहीं करेंगे एंड इनकरेजमेंट, तालीम के मौके भी होते हैं, हाँ, मसावी मौके, हाँ। और उसके बाद इनकरेजमेंट और फिर उनको काम करने की एक महफूज माहौल में काम करने के मौके उन्हें फराहम करना, उनको इजाज़त देना, इजाज़त क्या देना मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करवाना भी, और उसमें उनको फैसिलिटेट करना भी। द टर्म टू रिमेंबर इज स्किल्ड लेबर, मतलब आप FA BA MA स्किल्ड लेबर होना ज़रूरी है। दुनिया को आपके बैचलर्स की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो कि आप कर क्या सकते हैं, उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। अच्छा, 130 लापता अफराद की तस्दीक हो चुकी है। 92 मुतासरा फैमिलीज ने FIA से अब तक रब्ता कर लिया है। गुजरावाला गुजरात में 24 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 15 स्मगलरों की शनाख्त की गई है। गुजरावाला रीजन में 7, आज़ाद कश्मीर में 11 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। सियालकोट पंजाब में बिल्कुल हमारी पट्टी है। अगर आपने कल मैं एक मैप देख रही थी कि कहाँ से ज़्यादातर लोग जो है वो जाते हैं, दे ट्राई टू गो अब्रॉड, एंड पंजाब में बहुत ज़्यादा, इवन रावलपिंडी, फैसलाबाद और सेंट्रल पंजाब की बात हो रही है ये, जहाँ निस्बतन साउथ पंजाब ज़मीन भी ज़रखेज़ है, सारा कुछ ही है। सो यस, अभी हम सियालकोट चलेंगे और वहाँ हमारे साथी हैं उमर एजाज, वो हमें मज़ीद बताएंगे इस बारे में। मतलब इस कश्ती को देख के 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इसने नहीं बचना, मतलब ये ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड एलिंग किस्म की एक कश्ती है। दूसरी ये इतने लोग जब किसी बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा इनके साथ, पहुंच भी जाते चलो ठीक है, तो इनको जाने देते कि जाओ जी इटली में जाके अपनी नौकरियां ढूंढो एंड ऑल दैट, इनको वहीं इनकार्सरेट कर लेते, इनको वहीं पकड़ लेते, जो ज़्यादातर होता है। दूसरा ये 1-2 वही वाली बात होगी, 1-2 सक्सेस स्टोरीज सामने आती हैं पिंड में या कहीं, जी वो पहुंच गए हैं, वहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, बेशक हज़ारों कोई ट्रेजिडीज़ हों, लेकिन 1-2 सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो भारी पड़ती हैं बाकियों में, एंड देन एवरीबडी वांट्स टू ट्राई देयर लक। मैं सोच रहा था क्या सेटिंग होगी ना, ज़ाहिर है इन ममालिक में, ये जो ममालिक जहाँ हैं जाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज ये लदी हुई, इंसानों से लदी हुई कश्ती इनविजिबल तो नहीं हो जाएगी, मतलब ये छुप छुप के तो नहीं जा रहे। अब हमारे यहाँ सोचें इतनी बड़ी कश्ती एक दिन आके खड़ी हो जाए सी पे, तो हम कहेंगे आ जाओ कराची के अंदर। नो, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमाद अहमद और वो हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज फैसलाबाद से भी बहुत लोग जाते हैं। नुमाइंदा है फैसलाबाद के जड़ावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, यूनान में कश्ती के होने वाले अफसोसनाक हादसा का शिकार होने वालों में जड़ावाला के चक 65 रेबे रंगल रंगल का रहायशी रहमान अली भी शामिल है। उनके लवाहकीन से, घर वालों से अभी ताहाल उसका कोई भी रब्ता नहीं हुआ, कोई भी ठोस मालूमात इन तक नहीं पहुंची। मेरे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, उनके वालिद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके भाई का आखिरी मरतबा आपसे कब रब्ता हुआ? 8 जून को हुआ था, 7:30 बजे आखिरी मैसेज उसका आया है कि हम जा रहे हैं दुआ करना, तो बाद में कोई रब्ता नहीं हुआ। वो भी राब्ते में उसने बोला कि जेंट ने मेरे सर पे बंदूक रख के ये सब कश्ती में जाने के लिए बोला है। मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसमें सवारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन वो 400-500 का छिप था, जो उसने 700-800 के तकरीबन करीब उसने आदमी उस छिप में डाल दिए थे। किस एजेंट के ज़रिए आपका भाई गया था, कब एजेंट ने भिजवाया था और कितने पैसे लिए थे? वो 4 महीने से इधर से पहले गया तो 8.5 लाख दिया, तो उधर जाके 4 महीने एजेंट ने जलील किया उसको, कभी उसको खाना दिया, कभी ना दिया, पानी पीने को दिया, कभी ना दिया, कभी वो सड़क पे सो रहा है, कभी वो जंगल में, कभी पहाड़ पे, किधर 4 महीने उधर लीबिया में रहा? हाँ जी, वो 4 महीने लीबिया में रहा है। तो बाद में इसने फिर उधर बोला कि आप अपने घर से पैसे मंगवाओ वरना हम आपको इधर ही मार के फेंक देंगे, ठीक है। तो वो भाई ने जब कॉल की तो वो रोने धोने लगा, तो हमसे देखा नहीं गया, हमने अपने रिश्तेदारों से, दाएं बाएं के लोगों से सब से पैसा इकट्ठा करके 19.5 लाख रुपया फिर दिया इसको। एजेंट कहाँ का एजेंट है, कहाँ से तल्लक है, उसका क्या नाम है? वो गुजरावाला का है, उसका नाम है शहजाद पट्टी।
तो उसने जब इधर से जाना था तो बहुत सरसब्ज़ बाग दिखाए उसने कि इधर से जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उधर जाके उसने खाना तक नहीं पूछा उसको, मेरे भाई को पानी तक नहीं पूछा। वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। 8 जून को मैसेज आया कि आज रात को किसी टाइम ही जा सकते हैं। 9 तारीख को चले गए हैं, 15 तारीख को जो हादसा हुआ है। 14 फरवरी को यहाँ से रहमान अली रवाना हुआ था, फिर उसके बाद मुसलसल लीबिया में मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया। मुश्किल हालात में इनका ये कहना है कि उसको रखा गया, और आखिरी जो इनको मैसेज 8 जून को आया था कि वो इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद से इनका कोई भी रब्ता नहीं है, और यहाँ पर परेशानी का आलम है, और इनको कोई भी ताहार ठोस मालूमात भी नहीं मिल रही। जी अच्छा, इनकी स्टोरी सुन के तो थोड़ा सा इंसान को खुद भी रिसर्च कर लेनी चाहिए। अब कभी हम देखते हैं ना, तो हाउ कैन यू बी सो गलेबल कि आपको भी माना कि मजबूरियां हैं, लेकिन आपको किसी ने आके बताया कि जी वहाँ अच्छा काम चल रहा है, वो पहुँच गए हैं, पैसे भी आ रहे हैं एंड ऑल दैट, और आप कहें कि ये तो हर किसी के साथ होगा। इसीलिए इंसान में शऊर होना चाहिए, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हो जाए कि अपने फैसले जो आप लेते हैं अपने लिए उनको रिसर्च करें, इन्फॉर्म्ड फैसले बनाएं और मशवरा करें। मशवरे में वैसे भी बरकत है, सो वो तो हमें इन एनी केस करना ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हुमा, हम इन विक्टिम्स को क्या ब्लेम करें? मतलब ये लोग नौसरबाज होते हैं जिन एजेंट्स की बात की जा रही है, ये ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं तो काम है कि पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा या अनपढ़ लोग फंसते हैं और फंसते चले आ रहे हैं। ये जिन टीनेजर्स वगैरह की बात करें, क्योंकि इनमें बहुत टीनेजर्स भी थे, तो फैमिलीज़ को चाहिए अपने बच्चों को कोई कॉन्फिडेंस दें कि इधर रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ख़ास तौर पे कौन से आपने अपने बच्चे मुफ्त में भेज दिए, पैसे लगाए ना, तो वही पैसे वही हम कहते रहते हैं कि यहाँ पढ़ाइयाँ, स्किल्ड लेबर, स्मॉल बिजनेस, there are options, at least any option is better than what happened। अच्छा, ज़्यादातर तो वैसे आजकल वो लीडरान खामोश हैं। हम सियासी लीडरान की बात कर रहे हैं जो ये कहते थे कि हम नहीं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं और बेड़ा गर्क और यहाँ से लोग भाग रहे हैं, और इतनी ग्रिम तस्वीर पाकिस्तान की पेश करना, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो फर्टाइल माइंड्स, आपको याद होगा, वो इन चीज़ों का असर लेते हैं और वो कहते हैं कि अब तो बस अब ख़त्म हो गया और हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना है। इसी पे बात करते हैं करियर काउंसलर। इस पे हम मजीद क्या अपने जज्बात का इजहार करें, सबके सामने ही है, सभी का दिल गमज़दा है, अफसरदा है। आबिदी साहब करियर काउंसलर हैं। आबिदी साहब, आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे, मतलब हमें किसी भी तरह बाहर भेज दें, हम पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आप किस तरह से उन्हें गाइड करते आए हैं? इतना दहाइयों पर मुहित आपका अपना करियर भी है। There are legal ways of moving abroad also। तो आबिदी साहब क्या कहेंगे? और पर्टिकुलरली इस वाक़े के तनाजुर में आप प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। देखिए, मुझे 25-30 साल हो गए नौजवान नस्ल को गाइड करने के लिए, बाहर जाने के लिए, और यकीनन ऐसे लोगों को जिनके पास ये वसाइल होते हैं और उनके पास वो तालीमी काबिलियत होती है जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप भी या अदरवाइज़ भी वो अपने जेब खर्च देकर जा सकते हैं। हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। और चंद साल पहले, 15 साल 20 साल पहले, मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स को भी टाइट किया और रूल्स बड़े सख्त बन गए, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल को जो है भटका देते हैं, उनके गलत कागजात बनवा देते हैं। और हमारे पास इस किस्म के कागजात, गलत कागजात और इलीगल पेपर जब आते हैं तो हम पकड़ लेते हैं उनको, और उसके बाद उनको प्रोसेस नहीं करते जहाँ तक हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस पर रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए, और इस मामले में जो है वो तमाम तर कानून को बनना चाहिए, ताकि जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं वो भी, जो एजुकेशन एजेंट्स हैं, हर वो शख्स जो बैरून मुल्क भेजने में इन्वॉल्व है उसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी जा रहे हों वो लीगल हों, काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो भी, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो भी। लेकिन पढ़ाई के लिए इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम यूरोप, अमेरिका, अदरवाइज़ हर जगह पर बड़े सख्त रूल्स हैं और इस तरह इलीगल तरह से नहीं जाया जा सकता। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस आबिदी साहब। अच्छा, ओके, दिस इज़ समथिंग जिस पे लोगों को सोचने की बहुत ज़रूरत है, और लेट्स मूव ऑन टू अनदर। सो पुराने वक्त चले गए जब आप इलीगल चले जाते थे, सेटल हो जाते थे, अब थिंग्स आर डिफरेंट एंड टाइम्स हैव चेंज्ड।
क्योंकि आपको अभी हम खवातीन क्रिकेट की बात करेंगे और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम की बात करेंगे। इस वक्त दुनिया की अच्छी टीमों में से एक सर्टनली हमारी टीम मानी जाती है और इसमें पूरा पोटेंशियल भी नजर आता है और जल्द ये टॉप टीम बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ साल पहले तक खवातीन क्रिकेट का पाकिस्तान में हाल अच्छा ज़्यादा नहीं था, वैसे हालत पतली थी बेसिकली हमारी, सॉर्ट ऑफ काइंड लाइक दैट। तो जी आज हमारे पास सना मीर हैं, निदा डार हैं, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमारे शो पे बहुत बार आ चुकी हैं, बिस्मा मारूफ हैं। ये स्टार्स जो है ना, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर यंग गर्ल्स। लेकिन ये भी बड़ी इंतहाई मुश्किल हालात में अपना मिशन जो है इन्होंने जारी किया है और द रोड हैजंट बीन इजी एज दे से। सो यस, खवातीन क्रिकेट का इस मकाम पर पहुंचना एक इर्तिकाई अमल रहा है और 2016 में आने वाली एक किताब विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड में तस्वीर के जरिए बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर्स मुसलसल मेहनत और कोशिश से आगे बढ़ रही हैं। और आपको पता है ना, एक तस्वीर जो अल्फाज में आप समझते हैं, एक तस्वीर उससे बहुत ज़्यादा कुछ कह जाती है। सो पिक्चर्स आर आई थिंक ऑलवेज अ बेटर वे टू टेल योर स्टोरी। वो लाइन भी है ना, पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यस, किस्म का। सो इसी पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जी खालिक हैं किताब की विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड, महविश रहमान, हु इज़ ऑल्सो अ फोटोग्राफर। महविश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या हाल है आपका? महविश, ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई कि लेट अस फोटोग्राफ दीज स्पोर्ट्स लेडीज एंड कंपाइल अ बुक ऑन देम? क्या आप भी क्रिकेटर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हुमायूं अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं जी, मैं बिल्कुल क्रिकेटर नहीं हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है मैंने शुरू किया था एज पार्ट ऑफ माय थीसिस प्रोजेक्ट व्हेन आई वेंट टू इंडस एंड आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड आई वाज ऑड बाय द फैक्ट दैट फोटोग्राफी वाज सच अ पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उस वक़्त 2010 की मैं बात कर रही हूँ, आज से 13 साल पहले की, और पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम जो है वो एशियन गोल्ड जीत कर आई थी और देयर वाज अ स्मॉल न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर कि पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम जीती है। लेकिन उस टाइम पे जब मेरी लोगों से बात हुई तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि देयर वाज वेरी लिटिल रिकग्निशन अबाउट द फैक्ट कि हमारी पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम एग्जिस्ट भी करती है। एंड फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ सो बिग ऑन क्रिकेट, तो वो मेरे लिए उस वक़्त मुझे ये मोटिवेशन हुई कि आई वांटेड टू सेलिब्रेट दीज वुमेन, आई वांटेड टू हाईलाइट देयर सक्सेसेस। तो जब मैंने उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, सो आई वांटेड टू ब्रिंग देयर स्टोरीज आउट। एंड दिस is not as much about cricket as it's about the highlighting the strength of will and character of Pakistani women and the idea that Pakistani women can stand parallel to men in any field. तो ये जो आपने किताब कंपाइल की है माविश, ये आपने इसमें आर्काइव्स में जो पिक्चर थी वो भी ली हैं या ये तस्वीरें सारी आपने खुद ही खींची और फिर उनको एक किताब की सूरत दी है? अब्दुल्ला, ये मेरा सफ़र 2010 से इनके साथ शुरू हुआ और फिर मैंने इसके ऊपर 6 साल काम किया। सो मैंने आर्काइव कोई भी इमेजेस में जो है वो यूज़ नहीं की जो पुरानी हैं। दीज आर ऑल द इमेजेस दैट आई टुक स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टिल 2016। सो देन आई केप्ट डेवलपिंग दिस एंड देन 2016 में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, थ्रू हिज बार्ड फाउंडेशन, बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया एंड मार्किंग से फिर इसको पब्लिश किया। फिर 2016 में फिर ये पब्लिश हुई है किताब। वंडरफुल। और जब अच्छा महविश, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, सिर्फ क्रिकेटर विमेन क्रिकेटर्स ही हैं या फिर विमेन वर्किंग इन एनी डोमेन आपने, या फिर स्पोर्ट्स प्राइमरीली? दैट्स राइट। नहीं, दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम और जैसा मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान जिसके अंदर क्रिकेट जो है वो इस कदर लाइक एवरीवन सो क्रेजी अबाउट क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट टीम को कोई नहीं जानता था। और जिस वक्त मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया है, यानी मैं TMC क्रिकेट ग्राउंड इन कराची और रन डाउन फैसिलिटीज़ में भी इनके साथ गई हूँ, ऑन द फील्ड प्रैक्टिस जो जहाँ जहाँ भी ये कर रही थी, उस वक्त दे वर नॉट इन फॉर मनी, दे वर नॉट इन फॉर, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, दे वर प्योरली प्लेइंग आउट ऑफ पैशन होते हुए देखा है कि किस तरह से कोई तवज्जो नहीं थी, ज़ाहिर इतना नाम भी नहीं था, लेकिन आज जिस स्टेज पर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है, आप उसकी आई विटनेस हैं जी, एज अ स्पेक्टेटर, नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। बिल्कुल
बिल्कुल जी, 2010 में जब इन पे काम शुरू किया है, इनको जैसे कि एवरीवन नोज़ कोई इतनी रिकग्निशन नहीं थी, बट द प्योर पैशन दैट दे वर वर्किंग विद, जब आप इनको, और इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं इनकी पिक्चर्स भी लेती थी, पोर्ट्रेट्स लेती थी, तो आई वुड आस्क देम टू पोज फॉर मी, और वो एक हल्की सी स्माइल मुझे देती थी, सीधी खड़ी होती थी, एंड देन आई वुड टेल देम कि मैंने अभी जो विटनेस किया है ऑन द फील्ड, जो जिस पैशन से आप कर रही हैं, जो आंखों में आपके द ड्राइव, द मोटिवेशन, और फिर आई वुड गिव देम क्यूज लाइक यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया फॉर एग्जांपल एंड यू वांट टू प्रूव योर वर्थ, एंड इमीडिएटली उनके जो चेहरों के एक्सप्रेशन से वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते थे, और फिर वो यू कैन सी दैट इन दोज इमेजेस। अगर आप किताब को भी देखें तो शुरू में मैंने एक बिल्डअप किया हुआ है, यू स्टार्ट विद द पिच, क्योंकि यू ऑलवेज स्टार्ट बाय लुकिंग एट द पिच, एंड देन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आदमी है कि औरत खड़ी है, एंड देन eventually you see the एक eyes की picture है, fierce eyes, it has a very serious tone which means कि ये cricketers जो हैं they can see their own journey as well through your pictures। ज़बरदस्त बात है, किसी के पास एक आर्काइव अपने ही काम की पड़ी हो। Have you had the chance to present it to them? जी एब्सोल्युटली, हमने 2016 में बहुत बड़ी लॉन्च की थी। हमने पीसीबी चेयरमैन उस वक्त शहरयार ख़ान थे, उनके साथ भी हमने ऑफिशियल कैपेसिटी में पूरा विमेंस क्रिकेट टीम को बुलाया था, और उनको हमने जो है वो किताब प्रेजेंट की थी। तो अब तक कितनी पज़ीराई हासिल कर चुकी है ये किताब? किताब जी मतलब लोग इसको सराहते हैं जो भी इसको देखते हैं, बट आई थिंक डेफिनेटली नीड्स मोर रिकग्निशन। बट आई थिंक व्हाट वार्म्स माय हार्ट नाउ इज़ बिकॉज इसका एक मकसद जो था वाज टू फर्दर द जेंडर कॉन्वर्सेशन इन पाकिस्तान एंड यू नो अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड अक्रॉस स्पोर्ट्स। एंड अब इस वक्त मैं देखती हूँ जैसे स्पेसिफिकली जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करें एक नया ड्रामा सीरियल जो 22 कदम भी आ रहा है, जो हरीम फारूक जो है उसमें वो लीड एक्टर भी हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के ऊपर है। यू नो इट्स अबाउट अ वुमन हु डेयर्स टू ड्रीम एंड सो सीइंग देम नाउ इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, सो आई फील जो सेमिनल वर्क है जो आप इनिशियल काम करते हैं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि मुझसे पहले पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम पे किसी ने काम नहीं किया हुआ जी, तो वो या फिर वो प्लेयर्स जैसे बतूल फातिमा थी, नैन आफती थे, कानिता जलील परफेक्ट तो नहीं हुई हैं लेकिन चीजें बेहतर जरूर हुई हैं। That's all the time we have. जी बिल्कुल। Mavish, thank you so much for being with us this morning. ज़बरदस्त ये किताब है and if you guys want a collection, अपनी कलेक्शन में आप डालना चाहते हैं Women in Green and Beyond। कराची के नए मेयर मुर्तज़ा वहाब नई टीम के साथ शहर चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है and we have high hopes. We certainly have, और कराची के तमाम शहरी इस वक्त किसी पे तो उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो नए मेयर कराची हैं, क्योंकि इस शहर ने इतना सब कुछ देखा है और इतना सब कुछ सफ़र किया है कि अब इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं और अब मज़ीद गलतियों की गुंजाइश भी नहीं है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब जब ये नादिर मौका हाथ आया है तो दे शुड मेक फुल यूज़ ऑफ इट और इस शहर को डिलीवर करें। और शहरी सिंध पर जो है अगर वो लोगों के दिलों में घर करना चाहते हैं तो ये एक नादिर मौका भी है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची हैं। मुर्तज़ा साहब, हम सर्टनली आपसे आपका प्लान तो पूछेंगे और क्या आप करने का इरादा रखते हैं और शहरियों की नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो अभी तक पूछा जा रहा है कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मौका दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल्ला, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था केएमसी का और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर तैनात हैं तो 6 महीने तक आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये बुनियादी वजह थी। हालांकि मैं जब केएमसी में था मैंने कोई वहाँ से तनख्वाह या कोई सैलरी या कोई जो पर्क्स होते हैं उसको एंजॉय नहीं किया, बट बावजूद इसके चूँकि कानून में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते 6 महीने के लिए, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। जब यूसी के इलेक्शंस हो रहे थे उस ज़माने में जब नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए गए थे जो कि गालिबन जून 2022 में हुए थे, तब मैं एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी था, तो इसलिए मैं उस ज़माने में कागजात फाइल नहीं कर सकता था। अगर मैं कागजात फाइल करता
तो मेरे जो मुखालिफ थे वो तनकीद करते कि एक तरफ आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चूंकि कानूनी बंदिश थी, इस वजह से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी भी तो कानून में तब्दीली की गई है और आप 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होके आ जाएंगे। बट डू यू थिंक आइडियली इट वुड हैव बीन बेटर कि एक इलेक्शन लड़के आप आते और फिर मेयर बनते? अब्दुल्ला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन अगर मेरे पास कानूनी कोई रुकावट नहीं होती तो मैं इलेक्शन लड़ लेता। और मैंने कल भी इस बात का ऐलान किया कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं ऐलान कर दूंगा और मेरे डिप्टी मेयर भी ऐलान कर देंगे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ूंगा मैं। दूसरी अब्दुल्ला, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये बार बार हमारे मुखालिफ जो कहते हैं ना कि अनइलेक्टेड हैं, नेमतुल्लाह साहब 2001 में जब वो कराची के सिटी नाजिम बने, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जब 2005 में कराची के सिटी नाजिम बने, वो यूसी के इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। उनको भी जो मौजूदा यूसी चेयरमैन थे उस ज़माने में नाज़मीन थे, उन्होंने वोट दिया था। और अब की बार भी यही हुआ कि जो मौजूदा आपके यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन थे, सिटी काउंसिल के मेंबरान थे, उन्होंने हमें वोट दिया है और उनके वोट लेकर हम आए। हमारे पास मेजॉरिटी थी, इसलिए हम इस ओहदे पर विराजमान हुए। तो ये कहना कि हम इलेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। राइट, लेट्स गेट पास्ट इट नाउ। ओवर द इयर्स, जी बिल्कुल, ओवर द इयर्स हम आपसे बात भी करते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी जब आप थे, यू सीम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी वेरी वेल। तो ये जिस जगह आप आए हैं, यू आर नाउ द मेयर, हुकूमत भी आपकी अपनी है, बड़ी विन विन सिचुएशन लग रही है। कहाँ से शुरू करेंगे आप? हुमा, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हमारे यहाँ सब समझते हैं और हमारा सबसे बड़ा दुश्वारी यही है कि हम सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गए हैं कि हम जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, लेकिन कभी हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम कोशिश ये करेंगे कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हों। जो बुनियादी इश्यूज हैं कराची शहर के, पानी हमारा सबसे बड़ा मसला है, उसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशंस लेकर वी विल कम फॉरवर्ड। सेवरेज हमारा बुनियादी मसला है, उसके सॉल्यूशन के लिए वी आर कमिंग फॉरवर्ड। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाना है, कुछ हमने काम कर लिया है, कुछ और काम किया जा रहा है, उसको मज़ीद बेहतर बनाना। हमारा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और गुंजाइश है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, पब्लिक स्पेसेस हैं उनको बेहतर बनाना। और छठी चीज़ ये कि केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना, कि हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना हो। तो ये तो कोशिश आपने पहले भी की थी केएमसी को पैरों पर खड़ा करने वाली, उसका अंजाम हमारे सामने ही है कि क्या हुआ। सो कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे? आपको पता ही है जमात इस्लामी से इख्तलाफ आपका मजीद गहरा हो चुका है। आप एडमिनिस्ट्रेटर जब थे, आप जब हटे थे, तो आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू, यू वर रियली हार्ट ब्रोकन। सो अब क्या तब्दील हो जाएगा मुर्तज़ा? अब्दुल्ला, मुझे जमात इस्लामी से या किसी अपोजिशन जमात से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, जो अपोजिशन की सियासी जमात है वो मुखालफत करेगी मेरी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के रियासती इदारे हैं वो अपोजिशन ना करें। अदालत जो है, अगर हमारे मामलात में अगर हम कोई टैक्स रिकवरी का बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं, अगर कुछ हम अच्छे अफसरान को पोस्ट करना चाहते हैं, अगर हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं जिसके अंदर शहर की खिदमत हो सकती है, और नेचुरली वो तमाम चीज़ें कानून के दायरे में रहकर की जाएंगी, जो सिटी काउंसिल मजाज अथॉरिटी है उसकी कानून साजी करेगा, तो मैं गुजारिश करूँगा मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से कि वहाँ पर हमें काम करने दें। अगर उसके अंदर कोई दुश्वारी कोई अपोजिशन जमात क्रिएट करेगी, कोई भी करे, मैं उसमें बहुत मुदबाना गुजारिश करूँगा अपनी अदालतों से कि स्टे ऑर्डर इस तरीके से ना दें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कराची शहर के साथ, जिसके बारे में हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान को चलाता है ये शहर। पाकिस्तान का 60 से 65% रेवेन्यू कराची शहर जनरेट करता है, और मुझे दुख होता है आपको बताते हुए कि वो शहर जो कि पाकिस्तान को चलाता है वो पूरे साल में अपना टैक्स सिर्फ 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, सिर्फ 16 करोड़ रुपए। और अगर मुर्तज़ा वहाब या पीपल्स पार्टी उस 16 करोड़ के निज़ाम को तब्दील करके टैक्स को कम करके इनकम को बढ़ा के 4.5 अरब पर लेके जा रही है, तो जमात इस्लामी या कोई अपोजिशन जमात अदालत जाके उस निज़ाम को रुकवाने की कोशिश करती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं जमात इस्लामी को भी कन्विंस करूँ, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को भी कन्विंस करूँ, और मैं अदालतों को भी कन्विंस करूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि खुदारा कि जो भी मेयर आया है, जो भी डिप्टी मेयर आया है, सिटी काउंसिल आई है,
उसको काम करने की इजाजत दी जाए, उसके काम में रुकावट क्रिएट ना। प्लान आपका यही होगा बिलों वाला, कराची के इलेक्ट्रिक के बिल से ही आप रिकवरी करने का सोच रहे हैं या कोई और तरीका है? या फिर मुर्तजा लेट्स, क्योंकि मसले इतने ज्यादा हैं कि हम पूरा शो इस पे लगा सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट, लाइक बकरा ईद अगले हफ्ते है। बिल वाला जरूर बता दीजिएगा कि हाउ मच डू यू प्लान टू एक्यूमुलेट एंड डू यू हैव द सेम प्लान बिल्स में ही लेने का? अब्दुल्ला, लेट्स आंसर दैट। मोटी चीजें बता दूं। देखिए, हम वफाकी इदारों के साथ काम करें, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम कराची से बेनिफिट हासिल करता है। मैं इन दोनों इदारों से बात करके हमारा जो मादी में अरेंजमेंट था उसको वापस एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में हमारी मदद करें और शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, जैसा कि किसी भी इंटरनेशनल पोर्ट सिटी के अंदर पोर्ट्स अपना किरदार अदा करते हैं। और लास्ट ईयर जब मैं था तो फैसल सब्जवारी साहब ने इस काम में मेरी मदद की थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वही जो रविश है वो कंटिन्यू की जाएगी। दूसरी जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, जो रेंट वगैरह हमारे पास आता है उसको बेहतर बनाएंगे। तीसरा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम था उसको बेहतर बनाएंगे। मेरे पास जो पार्लियामेंट्री पार्टी सिटी काउंसिल में मौजूद होगी, मैं उन अराकीन से बात करूंगा, उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद चीज़ों को आगे लेकर बढ़ूंगा। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि बाआसानी अगर सिर्फ हम 50 रुपए पर हाउस होल्ड पे करते हैं तो कराची शहर से साल का 4.5 अरब रुपए इकट्ठा होता है। यू कैन डू द मैथमेटिक्स कि 16 करोड़ बेहतर है या 4.5 अरब रुपए बेहतर है। मैं समझता हूँ 4.5 बेहतर है। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? आज शाम को इंशाल्लाह ककरी ग्राउंड का बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करने जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसको पिछले 1 साल से हम काम कर रहे थे। दे आर ऑल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। अगले 3 महीने में आप इन तमाम कामों को कंप्लीट होते हुए देखेंगे। सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए 78 नई सेक्शन गाड़ियां जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने वाटर को ले गई हैं। 24 गाड़ियां 31 जुलाई तक आ जाएंगी। अभी बारिशों का जो चैलेंज है हमारा उसके अंदर नालों की सफाई का प्रोसेस। जी बिल्कुल मुर्तजा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मॉनसून तो आपको पता है विद इन द नेक्स्ट वीक और 10 डेज। अब टाइम भी आ गया है, बकरा ईद भी आ गई है, उसका एक और गंद पड़ता है। तो ये जो आपके प्लान्स हैं ये तब तक हो जाएंगे? एब्सोल्युटली 78 गाड़ियां मौजूद हैं, देयर ऑपरेशनल। 24 मजीद आ जाएंगी बाय 31 जुलाई। नालों की सफाई का हमने काम स्टार्ट कर दिया और शहर के तमाम बड़े नालों के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। मैं खुद जाता हूं, उसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा हूं, बाकी हमारी टीम भी उसको मॉनिटर कर रही है। आज मैंने दोपहर को मीटिंग रखी है विद सिंध सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी होगी, वर्क प्लान होगा रिगार्डिंग जो आलाइशों का ऑपरेशन होता है अभी बकरीद के ज़माने में, उसको भी इंशाल्लाह हम टैकल करेंगे। उसके बाद जो फ्यूमिगेशन वगैरह करानी होती है वो भी इंशाल्लाह कराई जाएगी। पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जहाँ जहाँ वाटर लीकेजेस हैं उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। हब डैम से नई लाइन का हमने मंसूबा तैयार किया हुआ है, इंशाल्लाह उसकी एग्जीक्यूशन में हम जाएंगे। और डिसैलिनेशन के लिए हमने इब्राहिम हैदरी में एक जगह चूज किया, तो इंशाल्लाह डिसैलिनेशन तो आपको इनाम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, क्योंकि मतलब ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, मतलब कितने लोग ये हमें सुनहरे ख्वाब दिखा चुके हैं। जी अब्दुल्ला, मैं इसलिए देखिए, पानी मेरा भी मसला है। मैं भी डिप्राइव्ड हूँ, मेरे पास भी पानी नहीं आता। मैं भी टेल एंड पर रहता हूँ, पानी नहीं पहुँच पाता। बदकिस्मती के साथ माजी में कभी किसी शख्स ने प्रैक्टिकली डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट को उस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की और ये मिथ क्रिएट किया गया कि डिसैलिनेशन हमारे मुल्क में नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कराची शहर के अंदर कैनप के ऊपर उसकी ज़रूरियात के लिए एक डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है। तो अगर कैनप में डिसैलिनेशन प्लांट उनकी ज़रूरियात के लिए लग सकता है तो क्यों ना डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह करेंगे। वाटर रिसाइकलिंग, अब्दुल्ला, अभी आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपका मीठा पानी इस्तेमाल करती है जो आपके मेरे इस्तेमाल का है। अगर हम वाटर रिसाइकलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उस पानी को रिसाइकिल करके इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे, आपका समंदर भी बेहतर होगा और जो मीठा पानी है आपका वो शहरियों के इस्तेमाल के लिए बच पाएगा। इन तमाम चीज़ों को करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन एज आई सेड, मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ है, मेरी सियासी जमात मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं। इसीलिए मुर्तजा, वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू एंड आल्सो वी विल आल्सो कीप एन आई, और आपसे इन टच भी रहेंगे टू सी दैट। जी मैं फिर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इलेक्टेड सिटी काउंसिल आ गई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग जो भी मुखालिफ होंगे हमारे, वो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे।
खुदारा मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दें। मैं शहरियों से वादा करता हूँ कि they will see positive change in the city of Karachi under the leadership of Bilawal Bhutto Zardari। और जमात इस्लामी के लिए आपके दरवाजे अभी तक खुले हैं कि if they want to join your team so they can be a part of your team। बिल्कुल, मैं हर सियासी जमात के पास जाऊंगा कि आइए मिलकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम कीजिए, इस शहर के अंदर मोहब्बतें बांटते हैं, काम करते हैं, शहरियों की खिदमत करते हैं और शहरी फिर फैसला करेंगे कि किसने कितनी उनकी खिदमत की। और हम सब कलेक्टिवली ये कर सकते हैं अब्दुल्ला। उसकी वजह यह है कि कराची शहर में 25 टाउन है, KMC तो है बट उसके अलावा देयर आर 25 टाउन। उन 25 टाउन में पीपल्स पार्टी के टाउन्स भी हैं, जमात इस्लामी के टाउन्स भी हैं, PTI के टाउन्स भी हैं। अगर हम तीनों सियासी जमातें मिलकर काम करें तो ज़्यादा कोहेसिवनेस के साथ, ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ हम अपने शहरियों की खिदमत कर पाएंगे। मुर्तज़ा वहाब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत सी चीज़ें जैसे स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इन पे हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। That is it for today, I guess. Yeah. We're going to see you tomorrow. Have a great day. Bye.